हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी क्या होता था? कल हमने क्या पढ़ा था? भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी थी। ब्रिटिश काल के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी ये हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी, फिर इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे महलवाड़ी। तो लास्ट तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सरल शब्दों में ऐसे समझाऊं कि आपके दिमाग में पूरी तरह से ये बैठ जाए। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, सबसे पहले रैयत क्या होता है? रैयत का अर्थ होता है किसान। ठीक है, ये जो अनुबंध था किसके बीच था? किसान और अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच था उस समय। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कृषक मतलब होता था रैयत, इसलिए इसको बोला गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि 1820 में कहाँ ये आया? मद्रास में आया। उसमें जो मद्रास प्रांत था अंग्रेजों का, है ना, जिसको मद्रास प्रोविंसेस बोलते थे, वो था। वहाँ किसने शुरू किया? मुनरो ने। ये आपको पीटी के क्वेश्चन में कभी आपको कहीं पूछ सकता है। तो एम फॉर मद्रास, एम फॉर मुनरो, ध्यान रखिएगा। फिर 1825 में फिर ये कौन लागू कर रहा है? बॉम्बे में लागू कर रहा है एल्फिंस्टन। कौन लागू करेगा? एल्फिंस्टन। ठीक है, ब्रिटिश भारत का कितना हिस्सा है ये? 51 लगभग आप देखिएगा 51% में धीरे धीरे इसको क्या कर दिया जाएगा? फैला दिया जाएगा। तो लगभग भारत का 51% में ये यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। ठीक है, एक चीज़ एक्चुअली मैं आप लोग से कहना चाह रही थी, एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से कोई बड़ा बोर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, घर पे ये छोटा ही बोर्ड अवेलेबल है, इसी में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हो सकता है आपको पॉइंट्स देखने में थोड़ा सा तकलीफ होती हो, लेकिन मैं लास्ट में जब मैं हटती हूँ तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अगर पॉइंट नोट डाउन करना चाहते हैं या शुरुआत में, तो आपको उतना टाइम मिलता है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या करिए, पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं जिस फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ इन्हीं पॉइंट्स को उठा करके आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त में उत्पादन तथा भू राजस्व अधिक नहीं प्राप्त हो रहा था। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ? कारण। अब ये सोचिए कि स्थायी व्यवस्था तो लगा दी गई थी, परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था थी जो कॉर्नवालिस लेके आया था। कब लेके आया था? कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था, कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि कब लेके आया था। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त क्या हुआ? उससे उनको बहुत फायदा नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब इसके 2-3 पहलू हैं। फायदा क्या नहीं मिल रहा था? एक तो क्या था, उनके लालच की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा यहाँ से कमा रहे थे, लेकिन उनके लालच की सीमा नहीं थी। उनको लग रहा था नहीं, कोई और व्यवस्था डाले जिससे हम और ज्यादा इनको, भारतीयों को हम निचोड़ सकें। ठीक है, ये इनकी व्यवस्था थी। दूसरी चीज क्या हुआ? आप देख रहे थे कि जो अंग्रेज था, अंग्रेज जो क्या था, क्या कर रहा था? वो ज्यादा से ज्यादा ले रहा था, और जो क्या कह सकते हैं, जो जमींदार था उसके पास कम बच रहा था, तो वो क्या करता था? कृषक से और ज्यादा वसूलता था। उसको लगता था अंग्रेज ज्यादातर हिस्सा तो वो ले जा रहा है, मुझे क्या बच रहा है। वो उन लोग की ये सोच नहीं थी कि जो किसान जो उगा रहा है, जो खेती कर रहा है, उसके पास क्या बच रहा है। उनको सोच क्या थी कि मेरे पास कम बच रहा है। इसलिए क्या करते थे, ये जो किसान थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पे राजस्व लगा रहे थे, बहुत ज्यादा कर वसूल रहे थे, सॉरी जमींदार बहुत ज्यादा कर वसूल रहे थे, जिसके वजह से क्या हुआ, अब कहीं ना कहीं क्या होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। अब जो ब्रिटिशर्स को, जो जमींदार थे उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया। ठीक है, छुपाना शुरू कर दिया मींस अंग्रेजों को अब कम बताते थे कि इतना हुआ है, इतना ही मिला है। ठीक है, उसमें कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते। इस भ्रष्टाचार के कारण क्या हुआ, कंपनी को महसूस हुआ कि हमें क्या हो रही है, कुछ ना कुछ हमें जो है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अब घाटा हो रहा है, हमें इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस नहीं करी थी, वो ये डिस्कस नहीं किया था कि जब जमींदारी सिस्टम था, जो परमानेंट सेटलमेंट में था, उसमें से कितना हिस्सा जो उत्पादन होता था उसमें से कितना हिस्सा अंग्रेज रखते थे और कितना जमींदारों के पास होता था। ठीक है, अगर आपके पास क्लू है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो मैं जो महलवाड़ी वाला जो अगला वीडियो अपलोड करूंगी उसमें आपको वो बताऊंगी कि कितना वो रखते थे। कल वो मैं डिस्कस करना, मेरे दिमाग से वो स्लिप हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, स्थायी बंदोबस्त में इनको घाटा महसूस होने लगा, तो इन्हें लगा कि नहीं, अब हम ऐसा करते हैं, हम दूसरी व्यवस्था लाते हैं। दूसरी चीज आप देखिएगा, दक्षिण तथा पश्चिम में उत्तर भारत की तरह जमींदार जैसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था। ठीक है, तो
उत्तर भारत में क्या था, जमींदार थे, बड़े बड़े रसूखदार जमींदार होते थे ये, ठीक है। तो इनको ये काम सौंप दिया गया कि तुम जाओ और तुम क्या करो, राजस्व वसूल करके लाओ। लेकिन दक्षिण और पश्चिम भारत, दक्षिण आप देख रहे हो मद्रास प्रांत और पश्चिम देख रहे हो बॉम्बे प्रांत, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास इतना ज्यादा क्या था, ऐसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि वहां पे जमींदार थे ही नहीं, लैंडलॉर्ड नहीं थे, लेकिन इतना स्पष्ट वर्ग नहीं था जिनको ये काम सौंपा जा सके। इसलिए अब इनको क्या समझ में आया, हमें डायरेक्ट एग्रीमेंट करना पड़ेगा, सीधा प्रत्यक्ष तौर पे एक अनुबंध करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, रैयत, किसान से, ठीक है। तो उन्होंने क्या, इसी कारण से आप देखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था आ रही है। फिर अंग्रेजों की उपयोगितावादी दृष्टिकोण थी, उनको लग रहा था कि किसानों से हम अगर सीधा अनुबंध करेंगे तो बीच का जो भ्रष्टाचार है, जो बीच में बिचौलिया है, जो मिडिल मैन कौन है, वो जमींदार है, वो हमें कुछ धोखा देता है, वो उसका काम हट जाएगा और हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम अब क्या करेंगे, अपने हिसाब से हम क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा राजस्व कर पैसा वसूलेंगे और कहाँ भेजेंगे, ब्रिटेन को भेजेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्थायी बंदोबस्त की बुराइयां जैसे दूरस्थ जमींदारी, कृषकों का शोषण आदि। अब क्या हुआ, अब बहुत ज्यादा शिकायतें आने लगी कंपनी के पास कि जो जमींदार है इस तरह से कर रहा है, इस तरह से कर वसूल रहा है और हमें परेशान कर रहा है, हमारे घर, मतलब वो बहुत बहुत बुरा होता था। अगर आप उसको कभी बहुत डीप में पढ़ोगे, मैं बहुत डीप में जाना नहीं चाहती क्योंकि मन कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है उस चीज को ज्यादा डेप्थ में पढ़ने में। होता यह था कि जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इतने निकृष्ट थे कि कई बार घर भी कह सकते हैं गिरवी रख लेते थे, घर उठा ले जाते, संपत्ति जब्त कर लेते थे, यहाँ तक कि उनके जानवर। और यहाँ तक भी ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी उदाहरण कहीं मिलने को मिले हैं कि उनकी घर की औरतें और लड़कियों तक को वो लोग उठा ले जाते थे, इस हद तक नीचे गिरे हुए थे, ठीक है। तो कई तरह की बुराइयां अब सामने आ रही थी और दूसरी तरफ क्या था, लोगों में मन में अब विद्रोह भी पैदा हो रहा था कि इस तरह से कैसे हमें परेशान कर रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं विद्रोह शुरू हो रहा था। तो इससे भी अंग्रेज डर रहे थे, ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो जाए, फिर एक हमारे लिए परेशानी हो। दूसरी चीज आपको कल मैंने समझाया था, दूरस्थ जमींदारी। क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट में बोली लगाई गई, बोली लगाने के बाद जिसने ज्यादा बोली लगाई उसको जमींदार बना दिया गया। और वो जमींदार ऐसा था जो शहरों में बैठा था, जिसके पास पैसे होते थे, और वो क्या करता था, वो हमेशा क्या करता था, शहर में रहता था। जब इस समय कटाई का मौसम होता था, जब हार्वेस्टिंग होती थी, उस समय वो आते थे और उस समय वो लोग क्या करते थे, वसूल के चले जाते थे। बाकी उन्हें आगे पीछे किसी चीज से मतलब नहीं रहता था कि सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं है, इस साल बारिश हुई कि कम हुई कि कोई और परेशानी है कि किसान के घर में कोई परेशानी है, ठीक है। पहले के जो जमींदार होते थे, इनसे पहले वो कम से कम ये होता था, अच्छे बुरे में हमेशा कृषकों का साथ देते थे, ठीक है। उनके आपसी संबंध होते थे, गाँव में रहने के कारण उनके आपसी संबंध थे और सुख दुख में साथ देते थे। लेकिन ये जो जमींदार आए, इनको सिर्फ पैसा वसूलने से मतलब था और दूरस्थ जमींदारी होने के कारण क्या हुआ, कृषि का उत्पादन भी घटने लगा। अब हुआ क्या, आप इस चीज को ऐसे भी समझ लीजिए कि जब सब उत्पादन ये लोग उठा ले जाते थे, इतनी मेहनत करने के बाद साल भर में कुछ बचता ही नहीं था, तो कृषकों ने भी मेहनत करना छोड़ दिया, या उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जमीन, अब ज्यादा से ज्यादा जमीन की जगह कम से कम जमीन पे उत्पादन करना शुरू किया। उनको पता था कि चाहे हम इतना ज्यादा उगाएं चाहे कम उगाएं, ये तो सब उठा ले जाते हैं, भूखे तो हमको हर हाल में मरना है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, इसके कारण इनको क्या लगा कि नहीं, स्थायी बंदोबस्त बेकार एक फैसला था, अब हमें कुछ दूसरा बदलना चाहिए, इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर के आएंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब आगे बढ़ती हूँ, इसकी विशेषताएं बता देती हूँ। ठीक है, विशेषता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, स्पेशल फीचर्स क्या थे। सबसे पहला क्या था, भूस्वामी कृषक को माना गया, क्रय विक्रय का अधिकार हुआ, लगान न देने पर भूमि कुर्क कर ली जाती थी। ये चीज समझ लीजिए आप, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि यहाँ पे भूस्वामी कौन है, यहाँ पे भूस्वामी जो है वो कृषक है, रैयत है, ठीक है। अब लेकिन उसको अधिकार भी दे दिया गया। अब पहले के जमाने में क्या होता था, जो जमीन होती थी वो राज्य की होती थी, राजा की होती थी, ठीक है। लोग उसमें खेती करते थे, राजा ऐसे बांट दिया जाता था, और जो जमीन थी कोई प्रोडक्ट या कमोडिटी नहीं थी जिसको क्रय विक्रय किया जाता था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पर उसको क्या कर दिया गया, भूस्वामी की, तुम इस जमीन के भूस्वामी हो। सबसे बड़े स्वामी तो कौन हो गए, अंग्रेज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जमीन है, तुम इसके स्वामी हो, और तुम्हें क्या करना है, हमें वसूल करके, हमें उत्पादन से लगभग 50% जो उत्पादन होगा वो हमें देना है। ज्यादातर वो नकद के रूप में उसे वसूलते थे, ठीक।
तो क्रय विक्रय का अधिकार मिल गया कि तुम जमीन दे सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो। लेकिन अगर उसने लगान नहीं दिया तो अंग्रेज क्या करते थे, उसकी जमीन को, उसकी संपत्ति को क्या कर लेते थे, कुर्क कर लेते थे, ठीक है ना, कॉन्फिस्केट जिसको कहते हैं वो कर लेते थे। यह अस्थायी प्रबंधन था जहां अनुबंध का पुनर्निरीक्षण किया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त की तरह कैसा था, अस्थायी था, जहां हमेशा कुछ सालों में इसको बार बार रिन्यू करते रहते थे, देखते रहते थे, ठीक है, और बार बार जमीन कैसी है, क्या हुआ, इस सब चीज़ों पे ये आधार, मतलब शुरू में तो इन्होंने कोशिश करी थोड़ा सा लॉजिकल बनाने की कि बारिश हुई है कि नहीं है, इस साल उत्पादन कैसा हुआ है, इन सब चीज़ों पे वो रिन्यू करते थे। लेकिन अब बाद में भी देखोगे इसको जब और काफ़ी गहराई से पढ़ोगे कि बाद में क्या हो गया, पुनरीक्षण सब बंद हो गया और उन्होंने मन माना राजस्व वसूलना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या था, उत्पादन का 50% हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर 100 क्विंटल अगर गेहूं हो रहा है तो 50 क्विंटल गेहूं क्या होता था, वो अंग्रेजों का होता था, वो उसे नगद कैश के रूप में उसे बेच करके उस तरह से उसको वसूलते थे, ठीक है ना, क्योंकि इतना गेहूं क्या करेंगे वो लोग, ठीक। इसके बाद अब देखिएगा इसके सकारात्मक पक्ष, ठीक है। तो सकारात्मक पक्ष तो हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हर कॉइन के जैसे 2 फेज होते हैं, है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से कुछ हम देख लेते हैं। लेकिन ज्यादातर वो जो सकारात्मक पक्ष थे वो किसके हिस्से में थे, वो अंग्रेजों के हिस्से में थे, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार तथा रैयत के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ, मतलब जो जमींदार जो थे, जो बिचौलिए थे, अब वो क्या हो रहे हैं, यहाँ से उनकी जो क्या हो रही है, बिचौलियों का रोल यहाँ पे खत्म हो गया और सीधे अब जो भी था वो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के बीच में था। भूमि का स्वामी कृषक को माना गया, ठीक है, भूमि का स्वामी उसको मान लिया गया, भैया भूमि तुम्हारी है, लेकिन तब भी वो बेचारा डर के साए में जीता था, कब उसकी भूमि उसके हाथ से ले जाएं ये उसको कोई भरोसा नहीं होता था। भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात उत्पादन शक्ति के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था, ठीक है। जो मैंने पहले समझाया कि क्या करते थे, सर्वेक्षण करते थे कि भूमि कैसी है, उपजाऊ है कि कम उपजाऊ है, यहाँ बारिश कम होती है, ज्यादा होती, सिंचाई की सुविधा है कि नहीं है, इन सब चीजों के आधार पे मतलब एस्टिमेट लगाते थे, निर्धारण करते थे कि कितना राजस्व यहाँ वसूलना जाना चाहिए। वैसे लगभग जो एवरेज था वो 50% का था, ठीक है ना, जो एवरेज था वो कैसा था, 50% का था। अब हम इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके नकारात्मक पक्ष। तो आपको पता ही होगा कि नकारात्मक पक्ष किसके हिस्से में थे, किसानों के हिस्से में थे। कुछ समय के बाद अनुमान के आधार पर अत्यधिक राजस्व वसूला जाने लगा। मैंने बताया ना कि शुरू में तो थोड़ा सा अकल दिखाई कि ठीक है हम लॉजिकल है, जो स्थायी बंदोबस्त में जो गलतियां हो गई वो नहीं दोहराई जाएंगी, लेकिन फिर वही क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं थी, अब उनको लग रहा था नहीं ये भी कम, अगर 100 मिलता था तो 200 की इच्छा होती थी, 200 मिलता था तो उनको 500 की इच्छा होती थी, 500 तो 1000, इस तरह की उनकी इच्छा बढ़ती गई। इसलिए उन्होंने क्या करा, अनुमान के आधार पर अत्यधिक राजस्व वसूलने लगे। अब आप सोचो कि जब अत्यधिक राजस्व वसूलने लगेंगे तो क्या होगा, कृषकों को अपनी भूमि गंवानी पड़ेगी, क्योंकि उतना बेचारा वो क्या था, राजस्व दे नहीं पाता था, इतनी खेती हो नहीं पाती थी, तो बेचारे को अक्सर अपनी जमीन खरीदनी बेचनी पड़ती थी या किसी साहूकार के पास गिरवी रखनी पड़ती थी। तो साहूकार भी क्या करता था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाता था, ठीक है ना, इतना ज्यादा उस पे इंटरेस्ट लगाता था कि बेचारा किसान ना ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर पाता था ना साहूकार को, तो दोनों तरह से वो जाता था, जमीन से भी जाता था और जो उसकी कुछ उसकी अचल संपत्ति जैसे घर है, कुछ और दूसरी चीजें होती थी उससे भी वो हाथ धो बैठता था, ठीक। भूमि का विखंडीकरण होने के कारण न्यायिक विवाद बढ़े, उत्पादन में कमी, भूमि का मूल्य बढ़ गया। अब मैंने आपको बताया क्या हो गई, भूमि एक वस्तु की तरह हो गई, अब विखंडीकरण शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि जब वो कर नहीं दे पाता था तो उसे किसके पास जाना पड़ता था, वो जाता था साहूकार के पास, और वो जमीन गिरवी रखता था और कई बार अक्सर वो गिरवी से निकाल ही नहीं पाता था और जमीन क्या होती थी, एक तरह से बिक जाती थी, और कई बार उसे बिल्कुल अचानक तात्कालिक रूप से भी कर देने के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए जमीन बेचनी पड़ी। तो अब क्या हो गया, जमीन छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगी। अब जब छोटे हिस्सों में बंटने लगी तो क्या हो जाएगा, न्यायिक विवाद बढ़ गए। अभी तक क्या था, जमीन एक होती थी, जितने भी सब लोग होते थे एक परिवार के, जो भी संयुक्त परिवार होता था सब एक साथ उसमें खेती करते थे, उसी से उनका पालन पोषण होता था। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ से अब न्यायिक विवाद बढ़ गए कि उसने मेरी जमीन को बेच दिया, उसने मेरे जमीन पे कब्जा कर लिया, नहीं वो तो मेरी जमीन थी, मुझसे बिना पूछे कैसे गिरवी रख दिया। इस तरह की अब क्या हो जाएंगी, वाद विवाद जो है, गांव में जो शांति थी अब उसको क्या हो जाएगा, अशांति में वो परिणत हो जाएगी। भाई भाई के बीच अब देखिएगा इसमें कटुता भी यहाँ पे पैदा हो रही है, ठीक। उसके अलावा क्या हो गया, उत्पादन में कमी भी देखने को मिलेगी। उत्पादन में कमी किस तरह से देखने को मिलेगी, आप खुद भी जानते हैं, समझते हैं कि जब जमीन को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट
बांट देंगे, लोग अलग अलग हो जाएंगे तो उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। दूसरी तरफ एक डर भी था कि सब तो तुम उठा ले जाते हो, हम इतनी मेहनत करके क्या करेंगे, तो ये भी उत्पादन में कमी का एक कारण था। उत्पादन में कमी का एक कारण और था कि क्या हुआ, किसानों को लगा कि हम नकदी फसल की खेती करते हैं, जैसे हम चाय है, कपास है, रबर है, ठीक है ना, नील है, इन सब चीज़ की खेती करेंगे तो हो सकता है हमें ज़्यादा पैसा मिले। लेकिन आपको मैं कल समझा चुकी हूँ कि नकदी फसल की खेती करने के लिए और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। तो इस पैसे की आवश्यकता को पूर्ति करते थे, वो मैं भी अगले समझाती हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि नकदी फसल जब उगाने लगे तो कौन सी ज़मीन पे उगाएंगे, जहाँ पे खाद्यान्न बोया जाता था। अब खाद्यान्न की जगह अगर जो नकदी फसल आ रही है, कपास आ रही, तो कपास को तो हम खाएंगे नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो कम होने लगा और यहाँ से आप देखिएगा भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्याएं भी बाहर निकल के आई और बड़े बड़े जो भीषण अकाल पड़े। क्योंकि इससे पहले भी कई बार हुआ है कि मानसून फेल हो गया, बारिश अच्छी नहीं हुई, लेकिन भारत में कहीं ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते कि जहाँ लाखों लोग ऐसे भूख से मर गए हों। ये जब लाखों लोग भूख से मरे हैं ये अंग्रेजी काल में हुए हैं। क्योंकि आप अगर अच्छे से इसको ध्यान से और पढ़ोगे, इसके बारे में किताब पढ़ोगे या शशि थरूर के कुछ इंटरव्यूज और उनके बारे में पढ़ लेना, तो आप बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि किस तरह से ये जो अकाल थे ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित अकाल थे। उन्होंने जान करके भारतीय जनता को मार डाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि उत्पादन में कमी होने लगी, भूमि का मूल्य बढ़ता गया। अब जिसके पास जो पैसा होता था वही जमीन खरीद सकता था। अब भूमि का मूल्य जो है वो, जिसको अभी तक उसकी कोई मूल्य नहीं होता था, उसका वैल्यू होती थी, समझ रहे हैं, वो जरूरत थी, भूमि पे ही सब आश्रित थे, लेकिन इस तरह से कोई खरीदी नहीं होती थी। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि भूमि का मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता बढ़ती गई, ठीक है। आपको कल भी मैंने समझाया था कि आपकी जो हैसियत होती है, आर्थिक हैसियत होती है, उसी के आधार पे आपकी सामाजिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक स्थिति का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वो गरीब होते गए, समाज में भी नीचे 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 पायदान में वो जाने लगे। तो कृषक की आप देखिएगा सामाजिक तथा आर्थिक जो है रूप से वो नीचे जाने लगा। किसी सशक्त लोग, जो पैसे वाले लोग थे, उसमें बचे हुए थे, उनकी स्थिति सुदृढ़ थी, लेकिन बाकी जो आम किसान था उसकी स्थिति क्या हो गई, नीचे गई। और इस तरह से देखिएगा सामाजिक क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि अब संसाधनों का उपयोग कौन कर पाएगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास भूमि है, वो संसाधनों का उपयोग कर पाएगा और आगे वो प्रगति करेगा। बाकी लोग क्या हो गए, वो पीछे रह गए। अब आप देखना कृषकों की स्थिति कैसी हो गई, दयनीय होती गई। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि क्या हो गया, अब बेचारे अपनी जमीन उनको बेचनी पड़ रही है, गिरवी रखनी पड़ रही है। उनकी स्थिति क्या हो गई, एक तो इतनी मेहनत करके जो उत्पादन करते थे उसमें से वो सब अंग्रेज उठा ले जाते थे। तो इन सारा कृषकों की स्थिति क्या हो गई, दयनीय होती गई। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से इस व्यवस्था ने इनको तोड़ डाला। जो अभी तक हमारी कृषि कैसी थी, बहुत संपन्न कृषि थी, परिपूर्ण थी हर तरह से, उसको क्या कर दिया इन्होंने, बिल्कुल क्षीण कर दिया। ये अंग्रेजों का तोहफा था। राजस्व प्राय नकद में वसूला जाता था, इसलिए कृषक नकदी फसल तथा साहूकारों के जाल में फंसते गए। जो मैंने आपको समझाया कि नकदी फसल का लालच आया कि नकदी फसल से हो सकता हमें ज़्यादा पैसे मिले, तो अब ज़्यादा, मतलब ऐसे समझिए कि खाद्यान्न को अगर हमने बेचा तो 20 रुपये में बेचा, तो 20 रुपये में से 10 रुपये कौन ले गया, अंग्रेज लेके, 10 हमारे पास बचा। लेकिन अगर हम नकदी फसल बोएंगे तो हो सकता है वो 100 रुपये में जाएगी पूरी, तो हमें 50 रुपये हमारे पास बचेंगे, 50 अगर वो ले जाएंगे। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट था उसके पीछे। तो वो 50 रुपये के पीछे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कितना ज़्यादा उसमें पैसा और ज़्यादा लगाना पड़ता है। वो पैसा कहाँ, उनके पास तो होता नहीं था, इसलिए किसके पास जाते थे, साहूकारों के पास। उस समय जो साहूकार मुनीम लाला जी लोग होते थे ना, उनके पास। तो उनके पास अब वो ऐसे तो फ्री में तो देते नहीं थे, बहुत ज़्यादा, एक तो क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगा देते थे, ठीक है। उसके अलावा क्या करते थे कि अगर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी जमीन हमारी हो जाएगी, तुम्हारा घर हमारा हो जाएगा, तुम्हारा कुछ सोना चांदी होगा, इस तरह से गिरवी रखवा लेते थे। तो ये क्या होता था कि इतना ज़्यादा कर लगा दिया जाता था कि कभी, एक तो पहली बात है बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता था नकदी फसल की खेती करने पे, उतना ज़्यादा उनको क्या होता था, उत्पादन नहीं होता था या उतना ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि अंग्रेज भी अपने हिसाब से उस पर भी रेट लगा करके कम दामों में खरीदते थे चीज़ें। तो ये जो चीज़ें बनी, इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं साहूकारों का जो ये जाल था और ज़्यादा फैल गया और जो कृषक था बेचारा, और उसकी दिन प्रतिदिन स्थिति दयनीय होती गई। उस समय भी पता नहीं कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने परिवार जो थे वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, और कितने किसान जिनके पास पुश्तों से ज़मीन थी वो कैसे किसान हो गए, भूमि
भूमिहीन किसान हो गए। तो बस इतना ही मुझे इसमें समझाना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्टोरी की तरह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। आपको 2-3 नाम याद रखने हैं कि मद्रास में 1820 में मुनरो ने किया, 1825 बॉम्बे में एल्फिस्टन ने किया, ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा था। कल भी समझा चुकी हूँ मैं आपको ब्रिटिश भारत और रेस्ट भारत में क्या अंतर था। अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो पे जाइए, उसको देखिए, फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।